हाय एवरीवन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रोसेस की कंडीशन को थोड़ा आगे बढ़ा के। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ये सब प्रोसेस आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, हमने पढ़ा था आइसोबारिक, आइसोकोरिक, है ना। ये 4 तरह के प्रोसेस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? अगर मैं बोलूं ये मेरा ग्राफ है, नॉर्मली बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से एक लेवल था मेरा ए, मैं यहाँ से यहाँ तक गई और मैं फिर वापस वहां तक आ गई, ए तक मैं वापस आ गई। अगर मैं ए से ही शुरू हुई और वापस ए पे ही आ गई तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? साइक्लिक प्रोसेस, है ना। ये कौन सा प्रोसेस हुआ बेटा? ये हुआ हमारा साइक्लिक प्रोसेस। जहां से आपने शुरू किया अगर आप वहीं पे वापस पहुंच गए तो वो हुआ आपका साइक्लिक प्रोसेस। मतलब व्हेन इनिशियल and final position is same, then हम उस प्रोसेस को कह सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन बिल्कुल सेम रही तो हम उसे क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस, है ना। समझेंगे साइक्लिक प्रोसेस के बारे में कि उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सबसे पहले हमें हर चीज को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अब आप इसे नोट डाउन करो। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात आती है रिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है, ये देखो रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें एक जरा सा पुश दोगे आप, जरा सा पुश, तो वो थोड़ा सा चेंज होगा, उसके बाद वो वापस अटैक करेगा आपके ऊपर। कैसे? जैसे कि अगर मैं मान लूं कभी अपने घर में ट्राई किया है कि अगर आपने बकेट लिया, उस बकेट में पानी है और आपने मग को अंदर दबाने की कोशिश की, थोड़ा दबाओ, थोड़ा सा दबाओगे ना तो क्या होगा? वो मग जो है आपकी तरफ पीछे की तरफ आता है, वापस जहां पे था वो वापस आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी दिखाई दे रही होती है। मतलब ये जो सिस्टम है वो रिवर्सिबल हो रहा होता है। जितना आप प्रेशर लगाओगे, अगर थोड़ा प्रेशर लगाओगे आप उसके ऊपर तो वापस आपको अपोज करेगा। अपोज करता है ना, एक मैकेनिकल टाइप ऑफ थिंग है, अपोज करता है आपको। ये सब घर में सबने ट्राई किया होगा, बचपन में, बड़े हो गया, कभी भी ट्राई तो किया ही होगा। मग को अंदर दबाने की कोशिश करते हैं बट वो ब्यूएंसी फोर्स की वजह से वापस आने लग जाता है ऊपर की तरफ। तो एक रिवर्सिबल काइंड ऑफ प्रोसेस है ना, कि जब भी अगर मैं थोड़ा प्रेशर अप्लाई करूंगी तो मेरा सिस्टम मुझे अपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर मैं काफी देर तक उसको दबा के रखूं, उस प्रेशर को अप्लाई करके रखूं, तो वहां पे वो मग वापस नहीं आ पाता, है ना। एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है ना। अगर मैं मान लूं मेरे पास ये है एक बीकर, ठीक है, मैंने लिया एक बीकर, ठीक है, उस बीकर को मैंने अच्छे से कवर कर दिया। ठीक है, अब इस बीकर में ना गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और जिन्हें मैं कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं क्या लगाऊंगी? इनके ऊपर मैंने लगाया एक पिस्टन। ठीक है, मैंने लगाया एक पिस्टन और इससे मैं इसे दबाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, इस जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इनका खुद का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे प्रेशर भी होगा, इनका खुद का इंटरनल प्रेशर होगा, और मैं बाहर से एक एक्सटर्नल प्रेशर भी लगा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस हो, अंदर की तरफ आए। तो मैं क्या करूंगी? मैं थोड़ा प्रेशर लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो प्रेशर इनके अंदर का है ना वो भी मुझे अपोज करेगा ही, क्यों नहीं करेगा? अगर सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगी, अगर मैं बलून लूं, मैं थोड़ा सा प्रेशर लगाऊंगी तो बलून वापस अपनी शेप में आता है ना, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो भी तो कोलिजन कर रहे हैं, उनके पास खुद का भी तो प्रेशर है कि नहीं है? अगर कार चलानी है तो फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करना पड़ता है पूरा तब जाके कार चलती है, वरना अगर मेरे कार की कोई स्पीड ही नहीं है तभी तो कार रुकी हुई है ना, या फिर वो धीरे चल रही है। डिपेंड करता है आप एक्सेलरेशन कितना बढ़ाते हो, उसी के हिसाब से तो कार उतनी तेज चलेगी। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे हम चाहते हैं थोड़ा रिवर्सिबल हो, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम पी एक्सटर्नल में प्लस करेंगे थोड़ा सा प्रेशर, डीपी मतलब वेरी लेस प्रेशर, बहुत इन्फिनिटेसिमली स्मॉल,
इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मतलब मैं बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रही हूँ उसके ऊपर। तो होगा क्या, मैंने जो ड्राइविंग प्रेशर रखा है, मैंने जो ड्राइविंग फोर्स रखा है अपना, जो मैंने ड्राइविंग फोर्स रखा है, जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा एक सा ज़्यादा है मेरे नॉर्मल फोर्स से, जो कि इंटरनल फोर्स है, जो अंदर का फोर्स है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो होगा क्या, जो ड्राइविंग फोर्स है वो है कितना, बहुत थोड़ा सा, मतलब जो पी एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, उसमें मैं बहुत थोड़ा सा प्रेशर लगा रही हूँ, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, स्मॉल। तो होगा क्या, थोड़े टाइम के लिए, हल्का से टाइम के लिए ये अंदर जाएगा, कंप्रेस होगा, बहुत धीरे धीरे कंप्रेस होगा, फिर उसके बाद वापस सिस्टम उसे अपोज करने की कोशिश करेगा, फिर ये पिस्टन अपना भी काम करेगा, थोड़ा 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 उस सिस्टम पे प्रेशर लगाएगा, फिर ये सिस्टम उसको अपोज करने की कोशिश करेगा ना। तो वो क्या रहा है, एक तरह से रिवर्सिबिलिटी आ रही है, आएगी ना रिवर्सिबिलिटी, क्योंकि सिस्टम का जो प्रेशर है अपना, वो भी उसको पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा। अगर मैं बोलूं तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस नहीं है। कंप्रेशन में सोचूंगी तो कितना टाइम लग जाएगा कंप्रेशन करने में। मैं बलून को थोड़ा हल्का प्रेस करूं, फिर वो वापस बलून अपनी शेप में आ जाता है। अगर मैं ज्यादा प्रेस करूं तो बलून फट ही जाता है, फट जाता है ना। अगर मैं एक वाटर बलून ले लूं, वाटर बलून लिया मैंने, उस वाटर बलून में मैं थोड़ा प्रेशर लगाऊंगी, थोड़ा 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 थोड़ा, तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगाऊंगी, सिस्टम फिर उसे अपोज करेगा। जो गैस के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनके पास भी अपना खुद का प्रेशर है, वो भी वॉल्स पे प्रेशर लगाएंगे, तो वापस बलून अपनी शेप में आएगा। फिर मैं अप्लाई करूंगी, फिर वो बलून अपनी शेप में आएगा, क्योंकि हर इंसान कंफर्टेबल रहना चाहता है, तो बलून भी चाहेगा ना भाई वो भी कंफर्टेबल रहे, तो वो पूरी कोशिश करेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, होता ही है, हर जगह पे है, जब तक अनलेस अनटिल आप एक्स्ट्रा अप्लाई ना करो फोर्स, तो वो तो होगा ही ना। इसका मतलब एक तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है और बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है इस रिवर्सिबल प्रोसेस को होने में, लगेगा ही ना। अब थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे, फिर बलून अपनी शेप में आएगा, धीरे 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 धीरे, स्लो, एकदम स्लो। तो रिवर्सिबल ऐसे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, बहुत ही स्लो, टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लग जाता है इनके अंदर। दूसरा, आप इस पे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एक्स्ट्रा में जो है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स भी बड़ा कम होगा ना। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो वहां पे जो ड्राइविंग फोर्स होगा, जो प्रेशर होगा, वो आप बहुत ज्यादा लगाओगे, डेल्टा पी, डेल्टा मतलब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो आप। तो कुछ देर बाद ये जो पिस्टन है, ये पता है कहाँ आ जाने वाला है, ये पिस्टन आ जाएगा थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा ना, ये पिस्टन जो है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, गैस को कंप्रेस करने लगेगा, क्योंकि प्रेशर इस टाइम बहुत ज्यादा है। और अगर मैं बलून की बात करूं तो बलून तो फट ही जाएगा ना। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो आपके इंटरनल फोर्स से काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपने प्रेशर लगाया है, बहुत ज्यादा। और प्रेशर जो है वो डेल्टा पी है, तो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल नहीं है, ज्यादा है, तभी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस बनेगा। तो ये स्लो प्रोसेस नहीं होगा, है ना, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट हो जाएगा। तो ये फास्ट प्रोसेस होगा, बहुत जल्दी। क्लियर है, ये कुछ पॉइंट्स ये ध्यान रखने हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर। इसका मतलब रिवर्सिबल के अंदर आपका प्रेशर जो होगा वो वेरी करेगा टाइम पे। आप थोड़ा प्रेशर लगाओगे, फिर सिस्टम आपको अपोज कर रहा है, फिर आप प्रेशर लगाओगे, तो हर बारी में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, प्रेशर वेरी करेगा। लेकिन इसके अंदर, इरिवर्सिबल के अंदर, एक कांस्टेंट प्रेशर आपने जोर से लगाया और सिस्टम में कंप्रेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा, है ना। एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे आप तो ही इरिवर्सिबिलिटी आएगी। तो मुझे पता होना चाहिए सिस्टम को कितना प्रेशर चाहिए। क्लियर, तो यहां से मुझे ये पता चलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अब चलते हैं थोड़ा आगे और समझते हैं प्रॉपर्टीज को। अब मेरे जो इतने सारे वेरिएबल्स हैं, मेरे जो इतने सारे फंक्शंस हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, एंट्रोपी, सब कुछ, तो वो जो सब कुछ है
उन सबको मैं किस चीज में डिफाइन करूं, तो अब उसकी तरफ चलते हैं। चलो नोट डाउन करो बेटा, 1 2 3 4 गो। जस्ट इसका ऑपोजिट करना रिवर्सिबल में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक होती है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क है? सबसे पहला पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, मेरे मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करेगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है which do not depends on amount of matter। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मैटर कितना था, कितना है, कितना रहेगा, या कितना था, कितना रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको। वो है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब चलो स्टार्ट करते हैं। हमने बोला ये मेरा ग्लास है और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो इस ग्लास के अंदर अगर मैं पानी डालूं 200 ml या मैं 150 ml या फिर 250 ml या फिर 10 ml या फिर 50 ml, कितना भी पानी डालूं, वॉल्यूम पे तो डिपेंड करेगा ना। मेरा जो सिस्टम है इसका वॉल्यूम जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? ऑफ कोर्स एक्सटेंसिव में आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जितना ज्यादा मैं बढ़ाऊंगी चेंज होगा, मास पे डिपेंड करेगा ही, मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा मास पे तो डिपेंड करेगा ही, करेगा ना। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में एग्जांपल लूं तो वॉल्यूम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। मास जो है वो डिपेंड करता है, मेरा जो मैटर है वो कितना है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर मैं चाहे रूम का लूं, मैं चाहे रूम का टेम्परेचर लूं, चाहे मैं दिल्ली के किसी भी कोने का टेम्परेचर लूं, टेम्परेचर तो हम मान के चलते हैं ना। हम बोलते हैं ना, हम सुबह सुबह न्यूज पढ़ते हैं तो हम देखते हैं आज का टेम्परेचर कितना, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं दिल्ली का टेम्परेचर कितना जहां पे हम रह रहे हैं, हम देखते हैं बॉम्बे का टेम्परेचर कितना जहां पे हम रह रहे हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर उस जगह का कांस्टेंट रहता है। हम लैब में कोई काम कर रहे होते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमारा टेम्परेचर थ्रू आउट द लेबोरेटरी जो भी हमने काम किया वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो टेम्परेचर क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चाहे मैं ग्लास नॉर्मल पानी लेकर बैठूं, चाहे मैं उस पानी के ग्लास को बाहर रखूं, चाहे मैं कहीं पे भी रखूं। अगर मैं रूम में रख रही हूं, मैं फ्रीजर की बात नहीं कर रही, मैं रेफ्रिजरेटर की बात नहीं कर रही, मैं नहीं बात कर रही हूं उन सबकी, मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल पानी, तो उसका टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना। तो वो टेम्परेचर जो है वो क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर हर एक रूम का, जो पूरी दिल्ली का है, पूरे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर घूम रहा है, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर चाहे मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं, चाहे मैं ग्लास की बात करूं, चाहे मैं किसी की भी बात करूं, अगर मैं जबरदस्ती उस पर प्रेशर नहीं लगा रही हूं, मैं नॉर्मल प्रेशर की बात करूं, तो वो प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई ना। अगर मैं बात करूं एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या किसी की भी एनर्जी की बात करूं, तो मैं उसमें बोलती हूँ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर उसको एक इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी इसको मैंने लिखा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो होती है, डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी पे। मान लो एक इंसान मोटा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी ना, मोटा है भाई, काफी खाया पिया इंसान है ना। और दूसरा एक काफी पतला सा बच्चा है, बहुत पतला सा बच्चा है, तो हम कहते हैं कि भाई इसकी स्टोर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बड़ी कम होगी। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, भागने में कौन तेज होगा? तो जो पतला वाला बच्चा है वो ज्यादा तेज भागेगा, जो मोटा वाला बच्चा है वो थोड़ा धीरे धीरे भागेगा। जो थोड़ा हेल्दी होगा बच्चा वो थोड़ा धीरे धीरे भागेगा, लेकिन जो काफी पतला होगा वो बहुत तेज से भाग जाएगा। इसका मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड तो कर रही है आपकी एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब बात करते हैं हीट की। तो हीट
सिंपल सी बात है, मैं जितना ज्यादा काम करूंगी उतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकलती जाएगी, उतनी ज्यादा हीट निकलती जाएगी। मोड में बाहर जा रही है, वर्क बाहर जा रहा है, तो वर्क हो हीट हो डिपेंड करेगा ना, मैटर पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आप काम करोगे उतनी ज्यादा हीट निकलती जाएगी, निकलेगी ना। तो इसका मतलब है हीट जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैटर के लिए, कि मैं 1 ग्राम के लिए बात करूं सिर्फ, अगर मैं इसी हीट को Q से डिवाइड कर दूं, M से डिवाइड कर दूं, मास से डिवाइड कर दूं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट एक सिस्टम के 1 ग्राम के लिए अगर मैं हीट चाहूंगी तो वो तो सेम ही रहेगी। लेकिन अगर मैंने 1 ग्राम से थोड़ा बढ़ा दिया तो हीट चेंज हो जाएगी। अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं तो भी उस मोल के लिए मेरी हीट एक स्पेसिफिक हीट रहेगी। ओके, तो हीट जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब आपने हीट को डिवाइड कर दिया मास से। ओके, 1 ग्राम के लिए एक हो गई मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अगर आपने 1 मोल के लिए बात करी तो उस मोल के लिए या उस ग्राम के लिए आपकी हीट कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपने अमाउंट को वेरी नहीं किया, अमाउंट ही कांस्टेंट कर दिया। अगर मैं इसी चीज को कांस्टेंट कर दूंगी तो होगा क्या, ये होगा एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल्स टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव क्या थी बेटा, हीट, मास क्या था, एक्सटेंसिव, हीट बाय मास क्या हो गया, इंटेंसिव। ठीक है, अगर फिर मैं बात करूं, हम बात करते हैं मोलैरिटी। ठीक है, अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी, अगर आपको एक मैम ने दिया, एक बीकर दिया, ठीक है, एक बीकर दिया, ठीक है, उस बीकर के अंदर मान लेते हैं ये जो बीकर था उसके अंदर मैम ने आपको 2 मोलर सोल्यूशन दिया। ठीक है, अब उस 2 मोलर सोल्यूशन में से हर एक बच्चे को बोला कि बच्चों आप सब ना 5-5 ml इस मोलर सोल्यूशन का सब लो और रिएक्शन स्टार्ट करो। तो अगर आपने 5-5 ml इसमें से सबने लिया बारी बारी से, तो क्या आपके मोल्स में कोई डिफरेंस आए? अगर मोल में डिफरेंस आता ही तो मैम आपको बना के क्यों देती, आपको बोलती ना खुद ही बना लो। मोल्स होते क्या है, मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी क्या होती है बेटा, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स मतलब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब मैटर, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो है वो है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो फिर से मुझे दिख रहा है एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, मोल्स बाय वॉल्यूम क्या दिखेगा, इंटेंसिव। मतलब मोलैरिटी क्या हो गई, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलैरिटी एक इंटेंसिव। तो मोलैरिटी भी एक इंटेंसिव, नॉर्मैलिटी भी एक इंटेंसिव। मतलब नॉर्मैलिटी क्या होती है, एक इक्विवेलेंट वेट की बात हो रही है, मतलब मैंने वेट को स्पेसिफिक कर दिया। मोलैरिटी क्या हो रही है, मैं मास की बात कर रही हूं, मैंने मास को स्पेसिफिक कर दिया। तो यहाँ पे भी मैंने वॉल्यूम को स्पेसिफिक कर दिया, तो सेम चीज हुई बेटा। अगर आप डिवीजन में किसी चीज को स्पेसिफिक मान लो, आप एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करोगे तो वहां पे आपकी चीज कांस्टेंट हो जाएगी और वो हो जाएगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। मगर अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं, मैटर पे डिपेंड करेगी, है ना। एंथैल्पी मतलब अगर मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जितनी मैं हीट लगाऊंगी डिपेंड करेगा ना मास पे। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा आपको हीट लगानी पड़ेगी भाई उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो वो सब भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगी। आई होप आपको